बीए भाग प्रथम की छात्रा हूँ। हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक में हम तिलक के विचारों को पढ़ रहे थे। तो आज हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में तिलक के विचारों का योगदान पढ़ेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं तो उन्होंने स्वराज्य या स्वतंत्रता के वो प्रणेता रहे। तिलक पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने भारतीय में स्वराज्य की अलख जगाई। उन्हें दासता से घृणा करना सिखाया और उससे छुटकारा पाने के लिए उनमें एक आत्मविश्वास, आत्मसामर्थ्य, आत्मसम्मान, आत्मानुशासन और आत्मत्याग की भावनाएं पैदा की। तिलक ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लोगों को संगठित होना सिखाया, उन्हें जनशक्ति का एहसास कराया और उन्हें अवसर पर चोट करना सिखाया। इस प्रकार हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि जब हमें तब तक दरवाज़ा खटखटाते रहना चाहिए जब तक कि वो खुल ना जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों को तनकर खड़ा होना चाहिए और उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें संघर्ष को उन्होंने प्रेरित किया। इसके लिए उन्होंने कहा कि स्वराज्य जो है जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ साधन बताए जिसमें कहा कि लगातार आंदोलन करना चाहिए, जनमत एवं जनशक्ति पर आधारित आंदोलन होने चाहिए जिसमें अधिकांश जनता जो है उसके अंतर्गत आनी चाहिए, अधिक से अधिक जनता जो है उसके आंदोलन में सम्मिलित हो। और तिलक जो हैं वो कहते थे कि तिलक स्वराज्य के संदेशवाहक ही नहीं थे, उन्होंने उसे एक संकल्प माना और उसे एक अवधारणा के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत भी किया। और उन्होंने कहा कि यह अवधारणा जो है वो प्राचीन भारतीय दर्शन के धर्म के आधार पर जोड़ा, जो शाश्वत, नैतिक और जन कल्याण के आदर्शों पर आधारित हमारा राज्य होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि जो तिलक थे वो यथार्थवादी विचारक समर्थक थे, राजनीतिक विचारक समर्थक थे और उन्होंने कहा कि वो दार्शनिक या आदर्शवादी पहलू का इसके समर्थक नहीं थे। उनके राजनीतिक आदर्श थे श्री कृष्ण, कौटिल्य, शिवाजी और पेशवा। और उन्होंने राजनीति को वो एक खेल की तरह मानते थे और वो खेल की तरह ही उसको खेलते थे। वो कहते थे कि प्रतिद्वंदियों के पक्षों को विजय के लिए संघर्ष में उन्हें लीन होना चाहिए। और वो कहते थे कि हमारे घर में यदि कोई चोर घुस आता है तो हमारी भुजाओं में उतना दम होना चाहिए कि हम सामर्थ्य होना चाहिए कि हम बिना संकोच के उन्हें बाहर निकाल दें। तो तिलक के हृदय में दया और क्षमाशीलता भी थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि उन्हें जो हमारा चोर है उसको सहयोग के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। वो तिलक जो थे वो आंदोलन के राजनीतिक जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि तिलक के आंदोलनों की राजनीति के अस्त्र जो हैं वो राजनीतिक शस्त्रघर में नए अस्त्र थे। उनका प्रयोग था कि जो प्रयोग करने के लिए वो स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, धरना, पंचायती अदालतों का भी इन पर वो समर्थन करते थे। तो इस प्रकार वो ये मानते थे कि आंदोलन जो है वो जनमत और जनशक्ति के आधार पर किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट बात आती है कि भारतीय राष्ट्रवाद के जनक भी माने जाते हैं, क्योंकि वो जिस प्रकार एक महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं उसी प्रकार तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता माने जाते हैं। और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद भारत की प्राचीन संस्कृति की स्वस्थ एवं सजीव परंपराओं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के पश्चिमी सिद्धांतों पर आधारित है। उनका राष्ट्रवाद वेदों और गीता के उपदेशों पर आधारित है। इसके अंदर यथार्थ जो सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन आधारों पर निर्माण करता है, जो सुधार प्राचीन के पूर्ण अनादर पर आधारित है, वह मुझे कोई रचनात्मक कार्य प्रतीत नहीं होता। तो हमें अपनी संस्थाओं का अंग्रेजीकरण करना नहीं, वरन सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के नाम पर उनका राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते। राष्ट्रवाद की उन्होंने सोई हुई जनता को, भारतीय जनता को जगाने और भारतीय अस्मिता और एहसास कराने के लिए लोगों को वीरों का स्मरण कराया और उन्हें राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए तैयार किया।
इस प्रकार वो मानते थे कि जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रीय एकता का प्रेरणा देता है, क्योंकि राष्ट्रवाद एकता का जब प्रेरणा देता है तो वो किसी एक संकीर्ण वर्गीय सांप्रदायिकता धार्मिक भावनाओं पर आधारित नहीं हो सकता। उनका स्वराज्य किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए नहीं था, वह भारत में रहने वाले सभी निवासियों के लिए होता था। नेक्स्ट बात जो उनका योगदान था वो था कांग्रेस के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया। उन्होंने कांग्रेस की एक पूरा काया पलटी कर दी, उनके आकार को बदल दिया और एक नया रूप प्रदान कर दिया। उन्होंने उस समय जब तिलक कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उस समय केवल वो मध्यम वर्गीय शिक्षित लोगों का ही एक जमात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सर्वसाधारण या साधारण आम जनता के लिए बनानी चाहिए और उसमें आम जनता को भी उसमें शामिल किया और उसके उद्देश्य को भी व्यापक बनाया। पहले तो हम देखते हैं कि कांग्रेस का जो प्रारंभिक काल था उसका बहुत सीमित उद्देश्य था और राजनीतिक भिक्षावृत्ति पर आधारित था, लेकिन तिलक ने उसके उद्देश्य को व्यापक बनाया। उन्होंने कहा कि स्वराज्य प्राप्ति होना चाहिए और इसकी प्राप्त करने के लिए सभी स्वावलंबी साधन अपनाए जाने चाहिए और इसी के लिए उन्होंने कांग्रेस के अंतर्गत स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रस्ताव को स्वीकार करा और उसके उद्देश्य को बनाया। और उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसमें सभी में आत्मत्याग, आत्म बलिदान, कारावास ये प्रयास होने चाहिए। फिर और उन्होंने तिलक जो है एक बात है कि एक जागरूक तथा यशस्वी पत्रकार थे। उन्होंने मराठा केसरी नामक समाचार पत्रों के माध्यम से निर्भीकता यानी वीरता इसकी भावना का उजागर किया और ब्रिटिश सरकार की जो गलत नीतियाँ थीं और उनकी जो दमनकारी जो कृत्य थे उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से उनकी आलोचना भी की और उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्होंने कई बार जो पत्रिकाओं में जो भी विरोध किया, आलोचना की ब्रिटिश सरकार की, तो उन्हें उसके लिए जेल भी जाना पड़ा और इस प्रकार उन्होंने अपने लक्ष्य को बनाए रखा, अपने पथ से जो है लक्ष्य से वो विचलित नहीं हुए और उन्होंने जनसाधारण को एक जागरूक और यशस्वी पत्रकार के रूप में उनकी छवि उभरी। नेक्स्ट थे कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के प्रणेता भी थे। उन्होंने आदर्शों को अड़िग विश्वास था, उनकी स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व में गहन आस्था थी और उन्होंने कभी भी हिंसा की संस्कृति का समर्थन नहीं किया। और एक वो बौद्धिक चिंतक थे, प्रखर बौद्धिक चिंतक थे। उन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध जो कृतियाँ थीं ओरायन, आर्कटिक होम इन द वेदास, गीता रहस्य का सृजन किया। इसके अतिरिक्त वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता भी थे। उनकी बौद्धिकता और उनके चिंतन में ये लक्षित होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो बाल गंगाधर तिलक भारत के अद्वितीय राजनीतिक चिंतक थे। वे बहुमुखी व्यक्तित्व थे उनका, जनता में उनका लोकप्रिय होने के कारण भी उन्हें लोकमान्य भी कहा जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक।